बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है मैस वेरिएशन। अब इससे पहले जो हम टॉपिक डिस्कस करके आ चुके हैं वो कौन कौन से हैं? रिलेटिव मोशन हम डिस्कस कर चुके हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसके दो पोस्टुलेट्स है, और उसके जो रिजल्ट्स में से जो हमने चीज़ें डिस्कस की हैं वो कौन कौन सी हैं? टाइम डायलेशन हम डिस्कस करके आ चुके हैं। उसके बाद लेंथ कॉन्ट्रैक्शन को हम डिस्कस कर चुके हैं। आज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का लास्ट रिजल्ट हम डिस्कस करने वाले हैं और वो कौन सा है? मैस वेरिएशन। अब क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक हम कहते हैं कि जो मैस ऑफ ऑब्जेक्ट है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। मैस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? कांस्टेंट क्वांटिटी है। मैस ऑफ ऑब्जेक्ट को आप जहां मर्जी मेजर करें वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता, वो बिल्कुल सेम आएगा, एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। लेकिन जब हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करते हैं तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मैस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ वेरिंग क्वांटिटी। मैस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ वेरिंग क्वांटिटी। भाई ये तो एक वेरिंग क्वांटिटी है। कैसे? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि अगर कोई मैस रेस्ट पे है वो कम होगा, लेकिन अगर वही मैस नियरली अप्रोचेस टू स्पीड ऑफ लाइट से अगर हम मूव करवाएं तो वो मैस ऑब्जेक्ट का बढ़ जाएगा। यानी कि जो मैस ऑफ ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है, वो वेरिंग क्वांटिटी है, वो चेंज हो सकता है। ये किसने कहा था? ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने कहा था कि अगर बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ कोई मैस मूव कर रहा है तो कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उस ऑब्जेक्ट का जो मैस होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। वो क्या होगा? वो इंक्रीज हो जाएगा। अब कैसे इंक्रीज होगा वो चीज़ देखते हैं। ओके, हो गया। और कैसे? हम तो कहते हैं कि मैस जो है वो क्वांटिटी ऑफ मैटर है। मैस क्या है? क्वांटिटी ऑफ मैटर है। क्या जब मैस इंक्रीज होगा तो हम क्या ये कहना चाह रहे हैं कि क्वांटिटी ऑफ मैटर इंक्रीज हो जाएगी, या हमारा कुछ और मतलब है इसे? तो वो आगे चल के इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे पास मान लें ये कोई स्पेसशिप है, ठीक है? ये कोई स्पेसशिप है जो स्पेस में मूव कर रही है, या अभी मूव नहीं कर रही, अभी रेस्ट पे है, ठीक है? और उसमें हमारे पास ये हमारे पास एक मैस है। ये हमारे पास क्या है? एक मैस m है, ठीक है? मैस पूरा लिखने के बजाय मैं इसको कह देता हूँ कि ये क्या है? एक मैस m है। ओके, हो गया। अब ये जो हमारे पास यहाँ पर एक बंदा खड़ा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, इस स्पेसशिप के अंदर, और एक हमारे पास ये बंदा खड़ा हुआ है अर्थ के ऊपर, ठीक है? अर्थ के ऊपर एक बंदा खड़ा हुआ है, रेस्ट पे है, अर्थ वाला बंदा रेस्ट पे है, ये भी बंदा रेस्ट पे है। अब मैंने कहा कि बता ये मैस कितने हैं? मैंने स्पेसशिप वाले और स्पेसशिप भी रेस्ट पे है, याद रखना है, कोई मूव शूव नहीं कर रहा। देखिए जो मैं कह रहा हूँ ना, टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन या मैस वेरिएशन, ये तब आते हैं जब कोई चीज़ नियरली अप्रोचिंग स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती है। अगर नहीं मूव कर रही तो ये कोई इफेक्ट नहीं आएंगे। बहरहाल अभी ये रेस्ट पे है। मैंने कहा बता ये जो मैस है ये कितना है? ये कहता है ये मैस है m0, और m0 का होता है प्रॉपर मैस होता है, प्रॉपर मैस होता है, याद रखना है। m0 क्या है? प्रॉपर मैस है, ठीक है? जब कुछ भी मूव नहीं कर रहा, इसका मैस कितना है? m0 है। और अगर ये मूव करने भी लाग पड़े तो इसके रिस्पेक्ट से ये जो मैस है ये रेस्ट पे ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है? अच्छा, प्रॉपर मैस फिर क्या हुआ? द मैस ऑफ एन ऑब्जेक्ट measured by an observer which is relatively at rest is called proper mass। जो relatively क्या हो? रेस्ट पे हो, वो ऑब्जर्वर जो इसका मैस मेजर करेगा वो क्या होगा? प्रॉपर मैस होगा। और वो कितना है? वो तो m0 है। लेकिन अब क्या हुआ? ये स्पेसशिप इधर मूव करने लग पड़ा, नियरली अप्रोचेस स्पीड ऑफ लाइट, मान लें 0.8 c से ये मूव करने लग पड़ा, यानी कि 80% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से ये मूव करने लग पड़ा। ओके, हो गया। अच्छा, जब ये रेस्ट पे था तो हमारे पास इस ऑब्जर्वर से पूछा गया जो अर्थ पे है कि इसका मैस कितना है, उसने भी इतना ही बताया कि m0 ही है, ठीक है? लेकिन अब ये क्या करने लग पड़ा? मूव करने लग पड़ा। अब जब मूव करने लग पड़ा तो हमसे इस ऑब्जर्वर के लिहाज से, ये जो हमारे पास अर्थ के ऊपर ऑब्जर्वर है, इस ऑब्जर्वर के लिहाज से ये स्पेसशिप क्या है? 0.8 c से मूव कर रहा है। अगर 0.8 c से मूव कर रहा है तो इसके अंदर ये जो मैस है ये भी क्या है? 80% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है। पहले ये मैस रेस्ट पे था,
अब इसके लिहाज से भी रेस्ट पे था। अब इसके लिहाज से क्या हुआ, ये जो मैस है ये मूव करने लग पड़ा। लेकिन मुझे बताएं, क्या ये जो स्पेसशिप के अंदर ऑब्जर्वर है इसके लिहाज से ये मैस मूव कर रहा है? नहीं कर रहा। ये मैस इसने ऐसे उठाया हुआ है और ऐसे उसको देख रहा है। स्पेसशिप के अंदर बैठा हुआ है, इस ऑब्जर्वर की बात कर रहे हैं, ऐसे स्पेसशिप के अंदर बैठा है, इस मैस को देख रहा है। अब स्पेसशिप मूव करने लग पड़ी है। जब स्पेसशिप मूव करने लग पड़ी है, क्या ये मैस इसकी आंखों से ओझल हो जाएगा? नहीं। ये स्पेसशिप मूव कर रही है तो स्पेसशिप के साथ ये बंदा भी मूव कर रहा है, ये मैस भी मूव कर रहा है। तो इस बंदे के लिए ये मैस क्या है? हमेशा रेस्ट पे है, हमेशा क्या है? रेस्ट पे है। लेकिन ये जो बंदा अर्थ है, अर्थ पे बैठा हुआ है, इसके लिहाज से स्पेसशिप मूव कर रहा है और स्पेसशिप के अंदर सारी चीज़ें इसके लिहाज से मूव कर रही हैं। तो ये आप कहेगा, ये अब इस मैस को कब बताएगा? जब ये नियर अप्रोचेस स्पीड ऑफ लाइट से मूव करने लग पड़ा 80% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। ये कहेगा अब जो इसका मैस है ना, अब जो इसका मैस है वो मैस m है, जिसको हम रिलेटिविस्टिक मैस कहते हैं, रिलेटिविस्टिक मैस। और ये मैस अब ज़्यादा मैयर करेगा। ये कहेगा जब ये रेस्ट पे था तब मैस कम था, अब जब ये मूव करने लग पड़ा है तो मैस ज़्यादा हो गया है। ये अर्थ वाला बंदा कहेगा, अर्थ वाला जो ऑब्जर्वर कहेगा कि जब ये मैस नियर अप्रोचेस स्पीड ऑफ लाइट यानी 80% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से मूव करने लग पड़ा है तो मैस इंक्रीज हो गया है। ये क्या मैयर करेगा कि भाई मैस इंक्रीज हो गया है। भाई ये कैसे हुआ? वही चीज़ देखते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मैस m0, इसका मैस कितना था? m0 था, प्रॉपर मैस, मूव्स, अब ये मूव करने लग पड़ा विद वेलोसिटी v वेलोसिटी के साथ, इट्स मैस इंक्रीजेस, इसका मैस इंक्रीज कर जाएगा। एंड दिस इंक्रीज्ड मैस इज कॉल्ड रिलेटिविस्टिक मैस। और उसको हम कैसे मेजर करते हैं? m इज इक्वल टू m0 ओवर 1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर, इस इक्वेशन के जरिए से। ठीक है, इक्वेशन एज इट इज़ याद करें। फिर से कह रहा हूँ, जब BS की वीडियोस बनाऊंगा मॉडर्न फिजिक्स की तो टोटल इनकी आपको डेरिवेशन करके दूंगा। ठीक है, लेकिन FSC में नहीं है तो हम इधर तक ही रह रहे हैं। तो इस फार्मूले के जरिए से हम रिलेटिविस्टिक मैस मालूम कर सकते हैं कि मैं कह रहा हूँ ये मूव करने लग पड़ा, इसका मैस बढ़ गया, कितना बढ़ गया, इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। वाओ, ओके हो गया। तो नेक्स्ट कैसे हम मेजर कर सकते हैं? देखो, मान लो रेस्ट मैस इसका 70 kg रुका हुआ है, मैस कितना है? 70 kg है। अब मैंने इसको मूव कराना शुरू कर दिया 0.8 से 80% स्पीड ऑफ लाइट से, तो जाहिर है इसका मैस बढ़ गया। ये जो अंदर मैस पड़ा हुआ है, मैस बढ़ गया। अब मैस जब बढ़ गया तो कहता है कितना बढ़ गया, वो आपने मालूम करना है। रिलेटिविस्टिक मैस मुझे बताओ कितना है। तो फिर से m इज इक्वल टू m0 1 माइनस v स्क्वायर और c स्क्वायर स्क्वायर रूट। m0 की जगह पुट करें 70 kg, 1 उसी तरह माइनस उसी तरह, v की जगह पुट करें 0.8 c डिवाइडेड बाई c स्क्वायर उसी तरह। 70 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.8 c, 0.8 का स्क्वायर क्या हो गया? 0.64, 8 8 64, तो 0.64 आ गया। ठीक है, c ऊपर स्क्वायर है तो c स्क्वायर बन गया, नीचे c स्क्वायर उसी तरह, c स्क्वायर से कट गया। तो 1 माइनस 0.64 और यहाँ पर स्क्वायर रूट 0.36 हो गया। तो जब इसको 70 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 36 को सॉल्व, 0.36 का स्क्वायर रूट इसको सॉल्व किया तो आंसर हमारे पास आया 116.7 kg, यानी कि बॉडी का मैस था 70 kg। जब उसको 0.8 c से 80% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से उसको मैंने मूव करवाया तब उसका मैस हो गया 116.7 kg, इतना ज़्यादा बढ़ गया। यही तो हम कहते हैं मैस वेरिएशन, कि अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी द मैस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट अ कांस्टेंट क्वांटिटी, इट इज़ अ वेरिंग क्वांटिटी। ये डिपेंड करता है कि ये कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, उतना ज़्यादा मैस बढ़ जाएगा। ओके हो गया, तो ये चीज़ याद रखनी है। अब नेक्स्ट है, मैं कह रहा हूँ कि मैस बढ़ गया जब हमने उसको बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव करवाया। क्या हमारे पास मैस बढ़ने का ये मतलब है कि उसमें क्वांटिटी ऑफ मैटर बढ़ गई? क्या उसमें बहुत सारे एटम्स वगैरह और शामिल हो गए? क्या सब्सटेंस में बहुत ज़्यादा और इसमें शामिल हो गया? नहीं, क्वांटिटी ऑफ मैटर नहीं बढ़ा। अगर क्वांटिटी ऑफ मैटर नहीं बढ़ा तो फिर मैस कैसे बढ़ गया? तो वो हम कहते हैं टोटल एनर्जी कंटेंट्स ऑफ अ बॉडी इंक्रीज हुए हैं। अगर मैं कह रहा हूँ मैस इंक्रीज हो गया है, इसका मतलब है टोटल एनर्जी कंटेंट्स ऑफ अ बॉडी इंक्रीज हो गया है। कैसे? अगर मैं कह रहा हूँ एक मैस रेस्ट के ऊपर है तो उसके पास एनर्जी कंटेंट्स कम है, लिहाजा उसका मैस कम है। मैस रेस्ट पे है ना, मूव नहीं कर रहा,
उसमें एनर्जी कंटेंट्स कम है, तो हम कहेंगे उसका मास क्या है, कम है। लेकिन अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जब वो मूव करेगा तो ज़ाहिर है काइनेटिक एनर्जी भी बीच में शामिल हो जाएगी, तो हमारे पास क्या होगा, टोटल एनर्जी कंटेंट बढ़ जाएंगे। जब हमारे पास ऐसे मास स्पीड से मूव करेगा ना, तो इसमें जो टोटल एनर्जी कंटेंट्स हैं वो बढ़ जाएंगे, तो उस सेंस में हम कह रहे हैं कि इसका मास बढ़ जाएगा। ओके हो गया। क्वांटिटी ऑफ मैटर नहीं इसमें बढ़ी ना, टोटल एनर्जी कंटेंट्स ऑफ अ बॉडी विल बी इंक्रीजेस व्हेन इट मूव्स एट अ वेरी हाई स्पीड। बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में तो टोटल एनर्जी कंटेंट्स उसमें बढ़ जाएंगे, तो हम क्या इस रिस्पेक्ट से हम कह रहे हैं कि उसका जो मास है वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। ठीक हो गया, ये चीज़ें याद रखनी है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं मास एनर्जी रिलेशन, या एक और चीज़ इससे पहले हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास है, क्या हमारे पास जो मास है वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर सकता है? क्या स्पीड ऑफ लाइट से मास मूव कर सकता है? वो चीज़ देखते हैं। मतलब हमारे पास अब v इज इक्वल टू क्या है, c है। क्या ये पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो बताओ कैसे पॉसिबल है, देखते हैं। m इज इक्वल टू एम नॉट 1 माइनस v की जगह आप क्या पुट करूंगा, c पुट कर दूंगा, तो c स्क्वेयर अवर c स्क्वेयर ये वाला उसी तरह ऊपर स्क्वायर रूट, ठीक है, ये c स्क्वेयर इस c स्क्वेयर के काट गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m नॉट ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस 1। अब 1 माइनस 1 क्या होता है, 0, 0 का स्क्वायर रूट 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा m नॉट डिवाइडेड बाय 0, और 1 बाय 0 क्या होता है, इन्फिनिटी, तो m क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। यानी कि अगर हमारे पास है कोई बॉडी स्पीड ऑफ लाइट से मूव करे तो उसका मास क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या ऐसा पॉसिबल है? अब गौर से सुनना है, अगर हमारे पास मास इनफाइनाइट हो जाए, इसका मतलब है हमें इसको मूव कराने के लिए फोर्स भी इनफाइनाइट चाहिए। देखो मास इनफाइनाइट हो गया ना, अगर वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करे तो मास इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर इनफाइनाइट मास को मूव कराना है तो फिर फोर्स भी इनफाइनाइट चाहिए, और ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम कहेंगे कोई भी जो मास है वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव नहीं कर सकता, नियरली अप्रोचेस टू स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर सकता है, स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव नहीं कर सकता, इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव नहीं कर सकता, क्योंकि मास इनफाइनाइट हो जाएगा और इसको मूव कराने के लिए इनफाइनाइट फोर्स रिक्वायर्ड है, और वो हम नहीं कर सकते, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, v इज इक्वल टू सी, ये हमारे पास मास के केस में पॉसिबल नहीं है। अब हम लास्ट में देखते हैं एनर्जी मास रिलेशन। एनर्जी मास रिलेशन में हमारे पास एक इक्वेशन आती है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। अब ये क्या है, इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है मास और एनर्जी में रिलेशन देखनी है। इसका मतलब है एनर्जी मास में और मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकते हैं, एनर्जी मास में और मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकते हैं। लेकिन ये जो कन्वर्जन होती है ना, ये ऑब्जर्वेबल होती है एटॉमिक लेवल पे। एटॉमिक लेवल पे जब आगे जाकर आप पेयर प्रोडक्शन वाला टॉपिक पढ़ेंगे ना, उसमें पेयर प्रोडक्शन में क्या होगी, एनर्जी मास में कन्वर्ट हो जाती है। और उससे आगे एनिहिलेशन ऑफ मैटर पढ़ेंगे, उसमें क्या होता है, उसमें हमारे पास मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है। लेकिन डेली लाइफ के प्रोसेस में हमारे पास एनर्जी चेंजेस इतने ज़्यादा नहीं होते, इस वजह से ये हमारे पास ऑब्जर्व नहीं होता। ठीक हो गया, ठीक है, क्यों नहीं होता वो आगे चल के देखते हैं। अच्छा, एक काम देखते हैं, अगर हमारे पास रेस्ट मास है, कोई भी मास रेस्ट पे है, तो एनर्जी कितनी होगी, E इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर। मास है ऐसे रेस्ट पे पड़ा हुआ है। अब अगर मास मूव करने लग पड़ा है, ठीक है, मूविंग मास के लिए जो एनर्जी होगी, मूविंग मास के लिए मास क्या हो जाएगा, m, एनर्जी क्या हो जाएगी, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। यहाँ पे m नॉट था, यहाँ पर m हो गया, मास इंक्रीज हो जाता है ना, मास क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अगर मूव करे तो बॉडी मूव करे, उसका मास इंक्रीज हो जाएगा। m नॉट रेस्ट पे जब पड़ा हुआ है तब ये एनर्जी, m जब मूव कर रहा है तब उसका मास m हो गया, तब ये एनर्जी कितनी हुई, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अब चेंज इन एनर्जी कितना आया, डेल E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, m माइनस एम नॉट सी स्क्वायर कॉमन आ गया, तो डेल E, तो ये हमारे पास आ जाएगा डेल E इज इक्वल टू डेल m इंटू सी स्क्वायर, और डेल m इज इक्वल टू डेल E डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। ये हमारे पास रिलेशन आ गया। अब ये रिलेशन हमें क्या शो कर रहा है, वो कहता है कि अगर
अगर आपको मैस में चेंज लाना है तो चेंज इन एनर्जी लाना पड़ेगा। चेंज डेल्टा एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना किस्म का डेल्टा ई के। चेंज इन एनर्जी अगर हमारे पास आएगा तो हमारे पास चेंज इन मैस आएगा। तो देखो किस तरह से, अगर मैं छोटा सा चेंज इन एनर्जी करूं, अगर मैं छोटा सा स्मॉल चेंज इन एनर्जी करूं, तो देखो डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर हो रहा है, स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड हो रहा है, वो नीचे वाला फैक्टर कितना बड़ा है। तो अगर मैं छोटा सा एनर्जी में चेंज लाऊंगा तो ये पूरा फैक्टर जो होगा ये मुझे बहुत कम वैल्यू नहीं देगा, ये पूरा फैक्टर बहुत स्मॉल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि स्मॉल डेली लाइफ में स्मॉल एनर्जी चेंजेस होते हैं, और जब सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे और ज़्यादा ये फैक्टर स्मॉल, तो हमारे पास डेल्टा एम मैस में चेंज ना होने के बराबर आएगा। ओके हो गया। लेकिन अगर एनर्जी चेंजेस बहुत ज़्यादा लार्ज हों, एनर्जी चेंजेस बहुत ज़्यादा लार्ज हों, तो हमारे पास मैस में वेरिएशन देखने को मिलती है, और ये हमारे आम डेली लाइफ में नहीं होता, ये एटॉमिक लेवल पर हो सकता है ये वाला प्रोसेस। क्योंकि हमारी डेली लाइफ में ना एनर्जी चेंजेस इतने ज़्यादा बड़े नहीं होते। हमारी लाइफ में, हमारी ये डेली लाइफ में एनर्जी चेंजेस जो होते हैं वो बड़े छोटे छोटे स्मॉल चेंजेस होते हैं, तो उसमें ये इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता कि चेंज इन एनर्जी होगी तो चेंज इन मैस हो जाएगा, ये इतना ऑब्जर्व नहीं होता। लेकिन जब एटॉमिक लेवल होते हैं वहाँ पर एनर्जी चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जब बहुत ज़्यादा एनर्जी चेंज होते हैं, ठीक है, आगे वो मैस इफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी में आप पढ़ेंगे, तो उसमें एनर्जी चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बड़े एनर्जी चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से मैस में वेरिएशन आ जाती है। ओके हो गया। तो ये इक्वेशन हमें जस्ट ये बता रही है, ठीक है। अगर आपने मैस में चेंज लाना है तो एनर्जी चेंज बहुत ज़्यादा लार्ज होना चाहिए, तब हमारे पास मैस में चेंज आएगा थोड़ा सा। ओके हो गया। तो हमारे पास ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने मैस वेरिएशन को देखा। होप सो कि आपको ये सारा समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।